सभी बच्चों को ये पता चल चुका होगा कि हमारा जो ये तैयारी है वो किस टाइप से होने वाला है, मतलब हमारा जो एग्जाम है वो किस टाइप से होने वाला है। तो 2 खंडों में ये जो एग्जाम है वो हमारा होने वाला है। तो उसमें एक खंड की तरफ बहुत सारे बच्चे जानते हैं जिसमें आपका नॉर्मली हिंदी, इंग्लिश, जीएस, सीजीजीएस, इंडिया जीएस ये सारा कुछ है। बच्चे परेशान हो रहे हैं दूसरे पार्ट की तरफ, मतलब जिसमें आपके बच्चों के बारे में, पोषण के बारे में बताया गया है, विटामिन के बारे में पूछा गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने सोचा पहले मैं उसी पर आपको चर्चा करवा दूं ताकि आपके दिमाग से जो ये डर है ना वो निकल जाए। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जिसकी आप प्रिपेयर करें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, आप सभी ने देखा होगा आजकल लगभग सभी ग्राम पंचायत में क्या हो गया है, आंगनबाड़ी की सुविधा दी जा चुकी है, राइट। तो आंगनबाड़ी में करते क्या है लोग, आंगनबाड़ी में बस जाना होता है, बच्चों की देखरेख करते हैं। आंगनबाड़ी मतलब एक प्रकार से उसको दूसरे नाम से अपन जाते हैं मितानिन, मितानिन भी बोल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है तो गर्भवती अवस्था में उनको कब वैक्सीन लगेंगी, किसकी किसकी वैक्सीन लगेंगी, अगर गर्भवती महिला का बच्चा हो गया उसके बाद उस बच्चे को कब कब टीकाकरण करवाया जाएगा, ये सारी चीजों की जो जानकारी दी जाती है ना, तो ये सारी जानकारी जिसके अंतर्गत दिया जाता है उसी को अपन कहते हैं सुपरवाइजर। आया समझ में? इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है अपने को, सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्या क्या चीजें उपयोग में लाई जाती है, किस किस प्रकार से योजनाएं लाई जाती है, क्या क्या किया जाता है, यही सारे कुछ बातों पर अपने को चर्चा करना है। जिसके अंतर्गत हमको उनके उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे, वही जो मैंने बताया आपको टीकाकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लस करेंट के जो न्यूज है जिसमें आपको योजनाओं के बारे में स्पेशली पढ़ना है, तो ये सारा कुछ अपन चर्चा कर लेंगे। जैसे कि कभी कभी हमने सुना है कि बच्चे इनका कुपोषित है, कैसे पता चलता है कि बच्चे कुपोषित है, कैसे आप उनको कुपोषण से युक्त कह सकते हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा, ये सारी चीजें इनके बारे में हमको अभी चर्चा करना है। तो यही है हमारा सुपरवाइजर का क्लास, ठीक है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। बाकी कुछ टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, बहुत आराम से एकदम रिलैक्स होकर के आप पढ़िए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यह जो चैप्टर है ना, ये हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा, लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव की क्लास भी रखी हुई है। इसी में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऐड करके रखा है लगभग 40, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई इशू नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट लाए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को या तो आप पेन डाउन कर लीजिए या आप तुरंत साथ में रट लीजिए, ये 2 काम आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि आप सबको पता है टाइम है नहीं हमारे पास, तो बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट के अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर से, ऑलरेडी मैंने सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता रखा है, लेकिन फिर भी अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के एक्साइटेड होंगे कि अभी अपन पढ़ने क्या वाला है, पढ़ने क्या वाला है, तो वो मैं पहले क्लियर कर दूं। तो जैसे कि आप सबको पता है अभी अपन भाग 1 पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? भाग 1 पर चर्चा करेंगे। और भाग 1 में भी किस पर चर्चा करेंगे? तो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, सिर्फ यही वाला जो क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इससे मतलब इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो हमारा भाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना एवं इसके कार्यक्रम, जिससे कि आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और परीक्षा में वालों के लिए 120 नंबर का आ रहा है ना, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। पढ़ना तो आपको यही पड़ेगा, चाहे आप 40 नंबर का अनुमान लगा करके पढ़िए या 120 नंबर का अनुमान लगा कर पढ़िए, पढ़ना आपको यही है, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई चीज ही नहीं है। अब देखिए इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले तो मैं 5 पॉइंट्स पर आपको चर्चा करवाऊंगी, जो वहां पर डिटेल से आपको सबने सिलेबस देख लिया होगा, तो उसमें जो पहला 5 पॉइंट है ना अपन उस पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपने को क्या बात करनी है। तो देखिए शिशु व मातृ मृत्यु दर टीकाकरण, करेंट का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये मृत्यु दर मतलब अभी करंट में मृत्यु दर क्या चल रहा है, होता है क्या एक्चुअल में, आपने देखा होगा बहुत सारी जो लेडी है ना, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माता भी खत्म हो जाती है, कभी कभी एक्सपायर कर जाती है, बच्चा भी एक्सपायर कर जाता है, या कभी कभी माताएं बच जाती हैं, बच्चा एक्सपायर कर जाता है, या बच्चा बच जाता है, माता एक्सपायर कर जाती है। तो यही है हमारा मृत्यु दर, इसी को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर। तो 2021 में ये दर कैसी है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे, जो कि मैंने बताया आपको टीकाकरण के बारे में। 2 प्रकार का टीकाकरण होता है, एक तो आपके महिला को लगने वाला जो टीकाकरण है, मतलब जो माता रहेंगी उनको टीकाकरण लगेगा, कब? जब वो गर्भावस्था में होंगी। तो कौन कौन से महीने में ये जो वैक्सीन लगता है वो लगता है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। और जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा होने के बाद बच्चे को किस किस महीने में कौन कौन सा टीकाकरण होता है और कितने ईयर तक ये टीकाकरण करवाया जाना है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, कुपोषण मुक्ति अभियान, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुपोषण मतलब क्या होता है? कुपोषण मतलब अच्छा पोषण नहीं मिलना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुपोषण कैसे पता चलेगा कि बच्चा कुपोषण का शिकार है, कुछ नहीं है। जैसे कि देखो एक जो बच्चा है उसका जो ग्रोथ है अपने को पता रहता है कि 5 साल में बच्चे की जो हाइट है वो कितनी हो जाती है, अपने को पता है, या फिर हमको पता रहता है कि वो कितना ग्रो करता है 5 साल का बच्चा। तो बस उसी के आधार पर हमको अंदाजा लग जाता है कि बच्चा कुपोषित है, क्योंकि अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे से ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसको जो जरूरत का चीज है, जो पोषण की आवश्यकता है, वो पोषण उनको नहीं मिल पा रहा है। तो वो पोषण उसको मिल क्यों नहीं रहा है? एक्चुअल में उसके शरीर में किसकी कमी हो जा रही है? विटामिन की कमी हो जा रही है, प्रोटीन की कमी हो जा रही है, विटामिन ए की कमी हो जा रही है, विटामिन बी की कमी हो जा रही है। इन्हीं बातों पर जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे कुपोषण में वृद्धि निगरानी के अंतर्गत। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी पोषण एवं स्वास्थ्य की जानकारी, मतलब आपको पोषण के अंतर्गत कैसे कैसे
चीजें खानी है, ठीक है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। बच्चों को कैसे कैसे डाइट्स देना है, कब से आप उनको डाइट्स देना स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या खाना आप कब से खिला सकते हैं, 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, क्या 0 के बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, पेट से निकलता है, तुरंत उसको हम कुछ खिला पिला सकते हैं। ये सारी बातों की जो जानकारी है वो हम यहाँ पर पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के बारे में देखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है आपका एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत बाल विकास योजना, यहां से आपके करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट? तो जिसको अपन ICDSS भी कहते हैं, क्या होता है आगे देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हमको कुछ पॉइंट्स पढ़ना है। एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत अपने को क्या क्या देखना है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे आंगनबाड़ी की सेवाएं। आंगनबाड़ी की सेवाएं कैसी होती है, करते क्या है, सेवा मतलब काम। आंगनबाड़ी वाले काम क्या करते हैं, जैसे देखो बीच में दलिया बंटने वाला सिस्टम आया हुआ था, अभी भी मैं भी दे ही रहे हैं ना, कि बच्चों को दलिया दिया जाता था जो कि बहुत सारे विटामिन कैलोरीन से मिलकर के बना हुआ है। तो प्रेग्नेंट लेडी को खाना चाहिए, या बच्चा हो गया तो उसको घोल करके दूध या पानी में पिलाना चाहिए, जो आपके शरीर के लिए बहुत सही होता है। आजकल तो सेरेलैक्स वगैरह खिला देते हैं, तो वैसे टाइप का आपका दलिया भी होता है। तो उसी के बारे में कि आंगनबाड़ी में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में। मतलब अगर मान लीजिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करना है ना, कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, किन किन चीजों की जरूरत होती है, आप कैसे आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित कर सकते हैं, इन सब बातों का जो चर्चा है वो आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत हम देखेंगे। फिर है आपका उद्देश्य, आंगनबाड़ी स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, एक्चुअल में स्थापित किया क्यों जा रहा है, इस पर जो चर्चा होगी वो होगा आपका आंगनबाड़ी केंद्र के उद्देश्य के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट है आपका हितग्राहियों का चयन। अब ये क्या है हितग्राहियों का चयन, मतलब कि जो जच्चा बच्चा, इसमें दोनों ही आ सकते हैं ना, मतलब फीमेल्स भी आ सकती हैं और गर्ल्स भी आ सकती हैं। तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सारी बातों पर जो चर्चा है वो हितग्राहियों के चयन के अंतर्गत करना है अपने को। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य के दायित्व। अब आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतलब क्या समझते हो, जो ये सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं, जो मेन मैडम या सर होते हैं ना, जिसके अंदर में सारा कार्य संचालित होता है, उसे को अपन कहते हैं आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता। तो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, कितने इनको ऑर्डर्स देने के वैल्यू होते हैं, इनको क्या क्या चीजें दी जाती है, इनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व पर, मतलब उनको एक्चुअल में करना क्या क्या है। ठीक है, तो इन सब चीजों में हमारी चर्चा हो जाएगी इसके अंतर्गत। तो इन 5 टॉपिक्स पर अपने को चर्चा करना है बिल्कुल लाइन से, जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट टाइम वाले वीडियो में भी बताया था कि जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं उनका बिल्कुल सिलेबस वाइज मैं तैयारी करवाऊंगी। कैसे तैयारी होगा उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि एक एक टॉपिक के बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, एमसीक्यू भी रखा गया है, लगभग 30 से 40। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को देख करके एक तो आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा, जो चीजें आपको नहीं पता वो भी पता चल जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारा प्रिपेयर जो है बिल्कुल टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है। अब अपन स्टार्ट करेंगे हमारा आज का क्लास। क्लियर है? तो सभी बच्चे रेडी हैं आज के क्लास के लिए? अगर रेडी हैं तो बिल्कुल फटाफट से तैयारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। बच्चे इसका जो क्लास है वो तो दिन भर ही चलता है, 8 से 9 भी आपको मिल जाएगा, 7 से 8:30 भी मिल जाएगा। अभी जो हम भाग 1 स्टार्ट कर रहे हैं ना, भाग 1 का जो क्लास है वो आपको इसी टाइम पर मिलेगी, 4 बजे आपको भाग 1 की क्लास मिलेगी। बाकी अगर आप एप्लीकेशन से ज्वाइन करेंगे तो एप्लीकेशन से तो जो भी हम क्लास लेंगे वो जाकर के आपके एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आपको जब टाइम मिले तब आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाइव ज्वाइन करना है तो भाग 1 का जो मैं क्लास ले रही हूँ वो आपका 4 बजे स्टार्ट होगा। और कोई समस्या किसी को? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है भाई। चलिए, मतलब सभी बच्चे रेडी हैं? चल क्लियर, तो आज अपन अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला क्लास होगा। सभी की समस्याओं को सुन लिया गया है, इसी वजह से पहले से ही अपन भाग 1 पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी में ज्यादा बच्चों को टेंशन हो रही है कि कैसे पढ़ेंगे मैडम, क्या हो रहा है। तो इसी कारण से मैंने सोचा कि बाकी क्लासेस तो दूसरा सब्जेक्ट पर भी लिया जा रहा है, लेकिन इस पर पहले चर्चा किया जाए। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है कुपोषण, पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले रोग। मतलब आज अपने को कुपोषण पर चर्चा करना है। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है कि पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, या आपके डाइट्स में कौन कौन से जो पोषक तत्व है उसको ऐड करना जरूरी है, और अगर वो नहीं है तो उससे कौन कौन से रोग हो जाएंगे, और उससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे कुपोषण का अर्थ बताया गया है, आप सबको दिख रहा होगा कुपोषण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, कुपोषण मतलब एक लाइन में आप समझ सकते हो,
खराब पोषण, अच्छा पोषण नहीं मिल पाना, उसी को हम कुपोषण कहते हैं। लेकिन पुस्तकीय भाषा में क्या कहा गया देखिए, कुपोषण मुख्य रूप से पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है ना, कि जिस एज में आपको जितना बड़ा दिखना चाहिए उतने बड़े आप दिख नहीं रहे हो, आपकी हाइट बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे आप 2 साल के बच्चे हो, लेकिन हो आप 5 साल के बच्चे। तो यही होता है कुपोषण की वजह से, मतलब जितना आपको पोषक तत्व मिलना चाहिए उतनी आपको मिल नहीं रही है, इसी वजह से आप उस स्पीड में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो कुपोषण मुख्य रूप से पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता के असंतुलन के कारण होती है। क्यों होता है? तो एक या एक से अधिक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है, या कोई तत्व है जिसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई है, इस वजह से भी हो सकता है, या फिर जिस अनुपात में वो चीजें आपके शरीर में होनी चाहिए उस अनुपात में नहीं है, मतलब असंतुलन की स्थिति बन गई है बिल्कुल, तब भी आपको ये हो सकता है, जिसके कारण शरीर जो है हमारा क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं अपन? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण मतलब समझ आ गया? तो किसी भी पोषक पदार्थ का हमारे शरीर में कमी या अधिकता या फिर संतुलन में गड़बड़, यह कुपोषण का मेन रीजन होता है। अब देखिए, आप कुपोषण है किसी को या नहीं है, ये आप कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए वजन के माप के आधार पर बच्चों के पोषण स्तर को मापने हेतु शरीर का वजन एवं उनके स्टैंडर्ड माप से तुलना कर कुपोषण को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो वजन का जो मापन वाला कार्यक्रम है ना, यह जो विधि है इसको बताया गया है कि एक्चुअल में, जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल के बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, 2 साल के बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। जब आप टीकाकरण करवाने जाएंगे ना बच्चों को, तब वहां जो मितानिन बैठी हुई होती हैं, जो नर्सेस होती हैं, वो आपको बता देंगे कि कितना 2 साल के बच्चे का वेट होना कितना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है? या आपका बच्चा कम है वेट से, या आपका बच्चा वेट से ज्यादा है। तो यह सारी चीजें, जरूरी नहीं कि वेट से सिर्फ कम है वही कुपोषण का शिकार है, वेट से ज्यादा होना भी एक प्रकार से कुपोषण का शिकार होता है। क्योंकि आपको लगेगा मेरा बच्चा मोटा दिख रहा है, मेरा बच्चा अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छा नहीं दिख रहा होता है, उसके शरीर में एक प्रकार का फुलापा आ रहा होता है, जो कि कुपोषण के कारण होता है। तो इस विधि से भी आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा कुपोषित तो नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके बच्चों में पोषक तत्वों की कमी है तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो देखिए, बहुत सी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले तो आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा, ठीक है? दूसरा है रक्तहीनता, फिर है मिक्सोडिमा, बौनापन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? तो ऑब्जेक्टिव आप जब दिलाएंगे तो ये 4, मान लो ये 4 जो बीमारी है उसका नाम दे दिया जाएगा और एक बीमारी का नाम अलग से दिया जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपका बीमारी नहीं है, बच्चों को होने वाला बीमारी नहीं है, और किस लिए? पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाला बीमारी नहीं है। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। तो पहला स्कर्वी, रक्तहीनता, मिक्सोडिमा, बौनापन, घेंघा रोग, पैलिग्रा, बेरी रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, टिटेनी, ऑस्ट्रोमलेशिया, रिकेट्स, आंखों पर प्रभाव पड़ना चालू हो जाता है। सूखा रोग को क्या कहा जाता है? मरासमस कहा जाता है। इसके अलावा आपका क्वाशेयोरकर, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मैंने पहले इन्हीं बीमारियों को रखा है जहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बिल्कुल बन जाते हैं। तो इतनी बीमारियों को आपको याद रखना है। तो ये सारी बीमारियों का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि पोषक तत्व की कमी के कारण बच्चों को होने वाली बीमारी है। तो एक एक बीमारी के बारे में अपन बिल्कुल चर्चा करेंगे कि ये स्कर्वी रोग क्या होता है, अगर किसी बच्चे को स्कर्वी रोग हो गया तो उससे बच्चे को क्या असर पड़ेगा, या स्कर्वी रोग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या अगर हमारे बच्चे को बौनापन का रोग लग गया, हाइट नहीं आ रही उसकी बिल्कुल भी, तो किस वजह से हो रहा है, क्या उसको कमी हो गया है, या इस बीमारी से छुटकारा देने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मेन तो वहीं से क्वेश्चन बनता है ना आपका, ठीक है? लेकिन इससे पहले, इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर इन 11 से 11 जो प्रश्न है उस पर अपन बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आयरन की कमी। हमारे शरीर के लिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सबको पता होगा। तो आयरन की कमी से क्या क्या हो सकता है? अब यहाँ पर सिर्फ बच्चे की बात नहीं चल रही ना, यहाँ पर बच्चा और जच्चा दोनों की बात चल रही है। क्योंकि जिस टाइम पर जो बच्चा है वो गर्भावस्था में रहता है, उस टाइम पर माँ का शरीर जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से उसका जो असर है वो बच्चे को भी मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उनको आयरन के टेबलेट्स दिए जाते हैं, कैल्शियम के टेबलेट्स दिए जाते हैं। कहा जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसको खाने की जरूरत है। क्यों खाने की जरूरत है? ताकि आपका बच्चा सेफ रहे, उसको जितने पोषक तत्व चाहिए उसके माध्यम से उसको मिल सके। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे कि आयरन की कमी से क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखिए, आयरन एक जरूरी मिनरल है। हीमोग्लोबिन और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए यह बहुत जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, हीमोग्लोबिन समझते हो ना क्या होता है? अगर आप लोगों को नहीं पता है, बायोलॉजी वाले क्लास अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं मेरा, तो बिल्कुल जरूर से बायोलॉजी वाला क्लास देखें। बायोलॉजी वाले क्लास में ये चीज बहुत ही डीपली बताया गया। बच्चे देखो, पोषक तत्व की जब बात आएगी मतलब विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब की भी बात आएगी। विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन की बात आएगी मतलब आपको बायोलॉजी वाला क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा,
ठीक है। तो होता क्या है ना, एक्चुअल में हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता रहता है। तो इसी कारण से कुछ क्वेश्चन आपके बायोलॉजी लेवल के भी पूछ लिए जाएंगे, आपको लगेगा कि ना ये तो भाग एक का क्वेश्चन था, लेकिन होता एक्चुअल में है कि सारे जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल मिक्सअप होते हैं। ठीक है। तो जो बच्चे बायोलॉजी वाला क्लास मेरा नहीं देखे हैं वो बिल्कुल से देख सकते हैं, जैसे कि हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल डीपली क्लास लिया जाता है। अगर आप घर बैठे अपना सीजीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो भी ज्येष्ठ संपरीक्षक का भी आया हुआ है, राइट, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो हर एक की क्लास की सुविधा बिल्कुल अलग अलग टाइम पर आपको दी जाती है। तो जो भी आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको मैसेज करना है, बाकी क्या करना है आगे वो मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है? हमारा काम बस आपको तैयारी करवाने का रहता है, सही मार्गदर्शन देने का रहता है, बाकी करना नहीं करना तो आपके ऊपर रहता है, राइट। चलिए तो अपने टॉपिक की तरफ वापस लौटते हैं। अभी अपन देख रहे थे आयरन की कमी के बारे में। आयरन एक जरूरी मिनरल है, हीमोग्लोबिन और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। आयरन क्या काम करता है? तो आपका जो हीमोग्लोबिन है, जो आपकी कोशिकाएं हैं, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में हेल्प करता है आपका जो आयरन है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 25% लोगों में आयरन की कमी पाई जाती है। कितने परसेंट लोगों में? 25% लोगों में आयरन की कमी पाई जाती है। वहीं छोटे बच्चों में 47% तक आयरन की कमी पाई जाती है। कारण कुपोषण। जिस टाइम पर कुछ लेडीज कैसी होती है ना, नाटक बहुत ज्यादा करती हैं, जैसे कि आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली वाले आपका केयर कर रहे हैं बकायदा कि आप प्रेग्नेंट हैं, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपके अंदर जो बेबी है वो सुरक्षित रहे। इसे बिल्कुल आपको टाइम टाइम पर इतना पैसा खर्चा करके क्या किया जाता है? हॉस्पिटल ले जाया जाता है, आपका मंथली चेकअप करवाया जाता है कि बच्चा और जच्चा दोनों ठीक है कि नहीं, या कोई कमी है। अगर डॉक्टर ने कह दिया कोई कमी है तो बकायदा इतने महंगे महंगे दवाइयां आपके लिए खरीद करके लाया जाता है। लेकिन कुछ लेडीज क्या करती हैं, मुझे दवाई खाना पसंद नहीं है बोल करके अपने घर वालों से आप झूठ बोलते हो कि मैंने कैल्शियम की टेबलेट ले ली, पर आपने कैल्शियम की टेबलेट एक्चुअल में ली नहीं है। तो देखो बच्चे, ऐसे जितने लोग भी करते हैं उनको मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको टेबलेट पसंद है नहीं पसंद है डजंट मैटर, कोई मिठाई नहीं दिया जा रहा है आपको, आपके शरीर के लिए सिर्फ नहीं, आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगर आप सही टाइम पर ये टेबलेट्स नहीं लेती हैं तो निश्चित रूप से आपका बच्चा जो है कुपोषण का शिकार हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या करना होगा आप खुद समझ सकते हो। तो जब तक बच्चा आपके अंदर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप जितना चाहे अपने बच्चे को पोषक तत्व खिला खिलाकर हिष्ट पुष्ट आप कर सकते हो, लेकिन अगर शुरुआती दौर पर ही आपने कमी कर दिया, मतलब निश्चित रूप से आपका जो बच्चा है वो कमजोर पैदा होगा। आगे समझने का ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आगे समझ में, आयरन की कमी से क्या होता है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 25% लोगों में आयरन की कमी पाई जाती है, और अगर बच्चों की बात करें तो 47% आयरन की कमी पाई जाती है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, इससे एक एक पॉइंट पेन डाउन करेंगे। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया हो जाता है। शाकाहारी में इसका खतरा ज्यादा होता है। आयरन की कमी जो है ना, ये शाकाहारी में इसका खतरा ज्यादा होता है। अब शाकाहारी में इसका खतरा क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि शाकाहारी लोग खाते क्या है? घास फूस, पत्ते, ठीक है, पेड़ पौधे। इसी वजह से क्या होता है, आयरन की कमी शाकाहारी लोगों में ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा कि आयरन की कमी से क्या क्या रोग हो सकता है, क्यों होता है। तो शाकाहारी में क्यों आयरन की कमी पाई जाती है, आपको समझ आ रहा है? शाकाहारियों में आयरन की कमी इसी वजह से पाई जाती है बच्चे, क्योंकि वो मांस मंदिरा का सेवन नहीं करते हैं ना, मांस मच्छी का कोई सेवन नहीं करते, उनको सिर्फ पेड़ पौधे पत्ते खाना रहता है। जैसे कि मैं खुद एक शाकाहारी इंसान हूँ, ठीक है, इस तरह से मुझे अच्छे से ये चीज पता है, क्योंकि वे केवल प्लांट बेस्ड आयरन का ही सेवन करते हैं। प्लांट से आपको जितनी आयरन मिल गई उतना आपके लिए काफी हो जाता है। इसीलिए आयरन की जो कमी है वो शाकाहारी लोगों में देखने के लिए मिलता है। आयरन की कमी से होता क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है? तो आयरन की कमी के लक्षण होते हैं बच्चे, हर वक्त थकान और कमजोरी बनी रहती है, शरीर में हर वक्त थकान और कमजोरी बनी रहती है। इसके अलावा इसकी कमी से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह भी कमजोर हो जाता है। जो कोरोना चल रहा था, सुनने को आ रहा है, फिर से आ रहा है, तो ये जो कोरोना चल रहा था इसमें हो क्या रहा था एक्चुअल में, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हुई, इम्यूनिटी सिस्टम बोल दो, इम्यून सिस्टम बोल दो, या फिर इम्यून सिस्टम बोल दो, सब एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो रही थी उसको कोरोना हो जा रहा था, राइट। तो है क्या चीज इम्यूनिटी सिस्टम? इसी को बताया गया है कि अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसके लिए डाइट में क्या खाना चाहिए, आयरन की कमी ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आयरन की कमी ना हो इसके लिए डाइट में आप रेड मीट रख सकते हैं, इसके अलावा सालमन मछली रख सकते हैं, मछली, ठीक है। इसके अलावा आप बीन्स खा सकते हो। बीन्स का जो सीड्स होता है ना, बीन्स समझते हो, बरबट्टी, बरबट्टी जैसा होता है जो बीन्स होता है, और बीन्स का सीड्स वो है, मतलब आपका जो राजमा ले लो या फिर झुनगा ले लो, ठीक है। इसकी मैं आपको पिक्स दिखा देती, अगर यहाँ पर दिखा पाती, मे भी अगर लास्ट में ऐड किए होंगे ऑपरेटर्स तो आपको मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो आप झुनगा भी अपने ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, उससे भी आपका पर्याप्त मात्रा में जो आयरन है वो मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रोकली, ब्रोकली देखें कैसा होता है, ब्रोकली गोभी के जैसे दिखता है पर गोभी नहीं है वो, ठीक है, गोभी के जैसे दिखता है पर वो गोभी नहीं है। इसकी भी पिक्स अगर होंगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो,
आप लोग को दिख रहा है? ये होता है आपका ब्रोकली, इसे ब्रोकली कहा जाता है। गोभी के जैसे इसके एक-एक पीस दिखते हैं, पर ये गोभी नहीं है ना, ये ब्रोकली है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। इसकी सब्जियाँ बनती हैं और अच्छी खासी सब्जियाँ बनती हैं। तो जो ब्रोकली है, आप सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, आराम से आप लोग देख सकते हैं इसको। देखिए, ये होता है ब्रोकली, ठीक है? तो ब्रोकली को भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके शरीर में जो आयरन की कमी है, वो दूर होगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्लियर है? मछली खा लो, बीन सीड्स खा लो, ब्रोकली खा लो, कुछ नहीं मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियाँ खाइए, सैलेड्स खाइए, तो इन सब के माध्यम से भी आपके शरीर में जो आयरन है, वो दूर हो जाएगी, इसकी जो कमी है। नेक्स्ट है आपकी आयोडीन की कमी, बहुत सारे लोगों को शिकायत होता है। आयोडीन की कमी से क्या हो रहा है? तो जहां आयोडीन की कमी की बात आई, सीधे माइंड में क्या आता है? थायराइड हो गया, तुमको शरीर में आयोडीन की कमी है भाई। तो याद रखेंगे, थायराइड को सामान्य रखने के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आ जाएगा कि थायराइड को आजकल नॉर्मल बीमारी हो गया है ना, हर किसी को, हर किसी इंसान को आप देखोगे आजकल थायराइड हो ही गया है ना। तो इसमें एज दिखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बुजुर्ग हो गए उनको ही थायराइड, हर किसी को आप देखेंगे कि मोटापे की शिकायत हो जा रही है, मोटापे की शिकायत हो जा रही है, मतलब उसको थायराइड हो गया है। तो यह चीजें भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, थायराइड को सामान्य रखने के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से बन गया। फिर है मस्तिष्क हड्डियों के विकास के लिए थायराइड हार्मोन आवश्यक होता है। मस्तिष्क में जो हड्डियां होती हैं, मस्तिष्क में नहीं, मस्तिष्क और हड्डियों के विकास के लिए आपका थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मस्तिष्क हड्डियों के विकास के लिए क्या जरूरी होता है भाई? मस्तिष्क हड्डियों के विकास के लिए थायराइड हार्मोन आवश्यक होता है। याद रहेगा, नोट डाउन कर लेंगे इसको। दुनिया के लगभग 1/3 लोग में इसकी कमी पाई जाती है। थायराइड जो हार्मोन होता है ना, दुनिया में जो 1/3 लोग हैं ना, उनमें इसकी कमी पाई ही जाएगी। इसी कारण से मैक्सिमम लोगों को क्या हो गया आजकल? थायराइड हो गया है। आयोडीन की कमी का सबसे आम लक्षण क्या होता है? तो थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, है ना, ये आम लक्षण है बिल्कुल। आयोडीन की कमी कैसे हो रही है? तो आयोडीन की कमी का एक सामान्य सा चीज होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जा रहा है। क्लियर है? फिर देखिए, आयोडीन की कमी की वजह से होता क्या है? आयोडीन की कमी, एक तो आपको थायराइड हो जाएगा, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाएगा। तो थायराइड ग्लैंड किसकी कमी से बढ़ता है? आयोडीन की कमी से बढ़ता है। इसके अलावा आयोडीन की कमी की वजह से हृदय की गति तेज होने लगती होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि आयोडीन की कमी की वजह से क्या होने लगता है? आपके जो हृदय की गति है वो तेज होने लगती है। कभी कभी तो बिल्कुल सांस लेने में भी दिक्कत आने लग जाता है। तो यह सारी चीजें भी आपको याद रखनी होंगी। आयोडीन की कमी से बच्चों का विकास रुक जाता है। अब बात आ गई यहाँ पर बच्चों की। तो आयोडीन की कमी से बच्चों को क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से बच्चों का विकास रुक जाता है। जितना उनको ग्रोथ करना है उतना वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आप इसके डाइट में क्या क्या रख सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में आयोडीन बिल्कुल बनी रहे, तो डाइट में आप क्या क्या शामिल कर सकते हो अपने? तो इसके लिए आपको मछली खाना है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी से आपको जो जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो सारे अपने डाइट में शामिल करने हैं। इसके अलावा आपको अंडा भी अपने डाइट में शामिल करना है। जिन जिनको आयोडीन की कमी है, थायराइड की शिकायत है, उनको ये सारी चीज अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। प्लस सबसे अच्छा चीज तो आपको योगा करना चाहिए थायराइड वालों को। क्लियर है? तो आयोडीन की कमी से रुकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी का जैसे ही नाम आता है हमारे माइंड में क्या याद आ जाता है? सूर्य की रोशनी, है ना। विटामिन डी की कमी जैसे होगी तो हम क्या बोलते हैं? यही चीज तो हमको याद रहता है मैडम कि विटामिन डी की कमी से जो भी हो हमको सूर्य की रोशनी देखनी चाहिए। हम तो बचपन में बस यही पढ़ रखे हैं, क्यों? तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चे। हाँ, हो सकता है कि पूछ भी लिया जाए, लेकिन इससे डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? देखो, विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप कि विटामिन डी क्या घुलनशील विटामिन है? तो हाँ जी, बिल्कुल घुलनशील विटामिन है। किसमें घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है। क्लियर है? जो शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है। क्या? विटामिन डी की बात हो रही है। तो हमारे शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन की तरह क्या काम करता है? तो हमारे शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन की तरह विटामिन डी काम करता है। क्लियर? तो विटामिन डी घुलनशील है ना, याद रखेंगे। विटामिन सी वसा में, विटामिन डी वसा में घुलनशील है। धूप की वजह से शरीर में विटामिन डी बनता है। बोलते हैं ना डॉक्टर, जैसे न्यूबॉर्न बेबी होगा, धूप दिखाओ तभी इसको विटामिन डी मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि धूप में सूर्य की रोशनी में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी विद्यमान होता है, जो कि आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से मांसपेशियां व हड्डी में कमजोरी हो जाती है। याद रखेंगे बच्चे, मांसपेशियों में और हड्डियों में कमजोरी कैसे होती है? विटामिन डी की वजह से होती है। या तो पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं ले रहे हैं, इस वजह से भी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। क्लियर है? हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियां आपकी कमजोर हो जाएंगी। तो ज्यादा चोट नहीं लगा है, आपको हल्का से किसी ने आपके हाथ से मोड़ दिया, तब भी वो वाला एरिया आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। जबकि ज्यादा कुछ नहीं किया गया था, सिर्फ हल्का सा मोड़ा गया था।
क्यों? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो कमजोर हो गई हैं। इसी वजह से फ्रैक्चर की संभावना यहाँ हो जाती है। तो अब इस कमी को दूर करना है। इसकी कमी से एक और चीज क्या होता है, मैंने बताया, जो कि बच्चों का विकास रुक जाता है, तो उसके लिए भी आपका जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इसकी कमी से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, साथ ही कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। किससे? विटामिन डी की कमी से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, आप सभी बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ये बताइए कि क्या ब्रेन कैंसर होता है? सोच लो अच्छे से, लास्ट में मैं इसका आंसर करूंगी, सभी बच्चों को आंसर करके बताना है कि क्या ब्रेन कैंसर होता है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? ब्रेन कैंसर मतलब क्या दिमाग में भी ब्रेन कैंसर होता है? मतलब दिमाग में ही ना ब्रेन कैंसर होगा, तो क्या दिमाग में कैंसर होता है? मेरा क्वेश्चन ये है। और अगर जो बच्चे बोलेंगे कि दिमाग में कैंसर होता है तब तो फिर ठीक ही है, और अगर जो बच्चे बोलेंगे कि दिमाग में कैंसर नहीं होता है तो उनको रीजन भी देना होगा। क्लियर है? तो आपको आंसर क्या करना है कि क्या ब्रेन कैंसर होता है। क्लियर है? चलिए, आपका क्वेश्चन है, लास्ट में मैं इसका आंसर दूंगी, तब तक आप लोग इसका आंसर देते रहिए विथ रीजन। क्लियर? चलिए, विटामिन डी के लिए इसकी कमी से क्या हो जाता है, हमने क्या बताया? विटामिन डी की कमी से आपका क्या हो जाता है? इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है, प्लस कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी के लिए कॉड लिवर ऑयल, फैटी फिश और अंडे की जर्दी आपको खाना चाहिए। क्या बोल रहा है? कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ये क्या होता है? तो एक तेल आती है, जब आप मार्केट में जाएंगे ना, किसी भी दुकान में जाएंगे जहां पर आपका राशन मिलता है, या फिर मेडिकल स्टोर में भी, क्योंकि विटामिन डी से रिलेटेड है, मे भी मिल जाए, तो उसके लिए आप बोलेंगे कॉड लिवर ऑयल दे दीजिए, ऑयल दे दीजिए, वो आपको दे देगा। इसके अलावा फैटी फिश, फैटी फिश क्या होता है? मोटी पीस, जो काफी मोटी हो, जब उसका आप पीस करें तो इतनी चौड़ाई कम से कम उसका दिखना चाहिए, ठीक है, तो उसको कहा जाता है फैटी फिश, क्योंकि उसके गुर्दे में ना ज्यादा मांस भरा होता है, जो कि विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इसके अलावा अंडे की जर्दी लें। अंडे की जर्दी मतलब क्या होता है? अंडा देखा है सबने? अंडे के अंदर का जो येलो वाला पार्ट होता है ना, येलो येलो, जब आप व्हाइट अंडे को फोड़ेंगे जिससे ऑमलेट बनता है, तो येलो वाला जो पोर्शन होता है अंदर का, उसको क्या कहा जाता है? अंडे की जर्दी कहा जाता है। तो ये सारी डाइट्स आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, अगर आपको विटामिन डी की कमी नहीं लेना है तब। नेक्स्ट है, अगर आप धूप में नहीं जा पा रहे हैं तो विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, आजकल सिटीज में आप मैक्सिमम बच्चों को देखेंगे, वो जिस घर में रहते हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में उनको धूप नहीं मिलती है। बहुत सारे बच्चे तो बिल्डिंग्स में रहते हैं। अब बिल्डिंग में किसी फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, तो फ्लैट कैसा होता है? ना नीचे धरती की पता, ना ऊपर आसमान का पता, बीच में बस लटकते रहो आप, ना तो नीचे धरती का सुख मिल पा रहा है, ना ऊपर आसमान का कोई प्रकाश मिल पा रहा है। ऐसे आजकल मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है। फ्लैट में उनको रहना पड़ता है, कभी कभी शौक की वजह से, तो कभी कभी मजबूरी की वजह से। तो वहां पर क्या होता है ना, हमको धूप पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। तब आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लोग अगर धूप में नहीं जा पा रहे हैं तो विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका विटामिन डी के लिए, जिसके लिए हमने क्या क्या देखा, विटामिन डी किस लिए होती है, किसकी कमी से होती है, इसे क्या क्या होता है, और इसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। चलिए, हाँ जी, ये पहला क्लास है हमारा सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, आज ही से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, और जिसमें अपन पार्ट 1 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये एक डेमो वीडियो है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है ना, इसी कारण से। अच्छा, क्या होता है, किस चीज का आंसर दे रहे हैं? अच्छा, ब्रेन कैंसर होता है, इसका रिप्लाई दे रहे हैं क्या सारे बच्चे? चलिए, कौन कौन है भाई? होता है, होता है, और ठीक है, ठीक है, हाँ जी, आज फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है। फिर ये क्लास आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी, उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको डेली क्लासें मिल जाएंगी। बच्चे, क्लास का टाइम है आपका 7 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 11:30 भी मिल जाएगा। इवनिंग में आपका 4 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, 4 से 5:30, 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30। तो इतनी सारी क्लासें आपको इसके लिए मिल रही हैं। ना जी, ना जी, ऑनलाइन क्लास फ्री नहीं होगी इसकी, ये डेमो क्लास है, इस कारण से आप लोग के लिए फ्री रखा गया है, ताकि सभी बच्चों को ये चीज समझ आ सके कि किस प्रकार से प्रिपेयर करवाया जा रहा है। क्योंकि हमारा मानना ये रहता है कि बच्चे एक प्रकार से हमारी जिम्मेदारी होते हैं, जो कि हमारे ऊपर अपना विश्वास लेकर क्या रहते हैं कि ये जो सर मैडम हमको पढ़ा रहे हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं हमारा गोल को पाने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से बिल्कुल सिर्फ जो फैक्चुअल पॉइंट्स है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं बातों पर चर्चा होगी। चाहूँ तो मैं बहुत सारी चीजें इसमें बिना मतलब की चीजें ऐड कर सकती हूँ आपके लिए, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि 2 महीने में आपका पेपर होने वाला है, और 2 महीने में जब आपका पेपर होने ही वाला है, ठीक है, तो आप उतना सारा कुछ तो पढ़ नहीं सकते, तो क्यों ना हम उन्हीं चीजों को पढ़े जितना आप पढ़ सको, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। क्लियर है? एप्लीकेशन से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर एप्लीकेशन के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है तो आपको मैं नंबर दे देती हूँ यहाँ पर, उस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, और उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल डीपली आपको पढ़ना है, आपके लिए मेहनत मैं कर रही हूँ, और मुझे आपका बस सिलेक्शन चाहिए। तो जितना मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी अपने लिए कम से कम उतना मेहनत तो जरूर करेंगे। क्लियर है? चलिए,
लास्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव भी रखे हुए हैं आपके लिए, एमसीक्यू भी रखे हुए हैं, तो सभी बच्चे बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आंसर करने का, नहीं भी कर पाए तो भी कोई इशू नहीं है, आंसर मैं खुद बताऊंगी, कम से कम एक क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा आपके पास, तो इसलिए बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बनना है। ओके, चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। तो विटामिन डी खत्म। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी12 की कमी। विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है भाई? तो विटामिन बी12 की कमी से होता है, यह पानी में घुलनशील विटामिन है। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या विटामिन बी12 पानी में घुलनशील है? हाँ, यह पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है खून, दिमाग, नर्वस सिस्टम के लिए यह विटामिन बहुत जरूरी माना जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन में आ जाएगा नर्वस सिस्टम के लिए कौन सी विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है? तो नर्वस सिस्टम के लिए आपका विटामिन बी12 बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसकी कमी से जोड़ों में दर्द होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वह कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होता है? तो वो विटामिन बी12 है, जिसकी वजह से क्या होता है? जोड़ों में दर्द हो जाता है। विटामिन बी12 एनिमल फूड में ज्यादा पाया जाता है। यह पॉइंट भी जितना भी मैं यहाँ पर आपको पॉइंट बता रही हूँ सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है कि विटामिन बी12 एनिमल फूड में पाया जाता है। जानवरों का जो खाना होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन बी12 पाया जाता है। अब ये मत बोला मैडम हम खाएं एनिमल वाला खाना, खाने के लिए नहीं बोला जा रहा है भाई, बस बताया जा रहा है कि जो बी12 है वो एनिमल फूड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, मैं मोबाइल में देख रही थी, एक ऐप आया हुआ था मे बी बी12 करके, जहां तक वो फिल्टर वाला कैमरा था, राइट, उसमें फोटो खींचने पर ऑटोमेटिक फिल्टर आ जा रहा था। ऐसा कुछ होता है क्या बी12 में? मैंने सडन देखा था ये चीज, जिसमें पिक्स खींचने पर क्या हो जा रहा था कि इंसान जरूरत से ज्यादा गोरी दिखने लग गए थे। ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बच्चे, इसको आप बाद में भी देख सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन से हमारा क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये जाकर के आपके एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब आपको टाइम मिले तब आप जाकर के देख सकते हैं। पीडीएफ सभी बच्चों को एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जितनी भी मैं यहाँ पर क्लासें लूंगी है ना, वो सारा का सारा जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको कहाँ मिल जाएगा? हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपके लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा भी दी जा रही है बिल्कुल फ्री में, तो आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ब्रेन कैंसर वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए भी पेंडिंग है ना, आंसर करते रहो मेरे को विथ रीजन। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हाँ, हो सकता है बी12 ना फिल्टर वाला ही कोई एप्लीकेशन होगा, जो कैमरा है शायद। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है ना वो सब एक्सपेरिमेंट करने का, नहीं तो मैं भी देखती थोड़ा। ठीक है, मैं भी थोड़ी अच्छी खासी दिख जाती। चलिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, तो हमने बी12 तो देख लिया। अब बी12 एनिमल फूड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन है जो एनिमल फूड में सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चे? बी12। फिर है इसकी कमी पूरी करने के लिए मछली का मीट, अंडा, मिल्क प्रोडक्ट, ये सारा कुछ आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम होता क्या चीज है? तो देखो, शरीर की हर कोशिकाओं के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो कोशिका समझते हो ना, कोशिका मतलब होता है सेल्स। हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह से कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ है। ठीक है, हमारा बॉडी किससे मिलकर के बना हुआ है? हमारा बॉडी जो है कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ है, और हमारा हर एक कोशिका में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। अब देखो, कोई बोलते हैं ना कि आपके अंदर क्या हो गया है? आपको कैंसर हो गया। कैंसर कैसे होगा? कैंसर कैसे होता है? आपको पता है कैंसर कैसे होता है? देखो, मैं आपको एक डेमो देकर के बताती हूँ कि आखिर ये जो कैंसर है वो होता कैसे, समझना। आपने देखा होगा आजकल नॉर्मल हो जाता है कि अरे उसको तो कैंसर हो गया। कैसे कैंसर होता है? कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा कहीं नीचे में खेल रहा है, नीचे में जब वो खेल रहा होता है उसके हाथ में चोट पड़ जाती है चोट, तो चोट पड़ने से वहां पर घाव बन जाता है। जब आप वहां पर लगातार मलहम लगा रहे होते हैं, कुछ समय बाद वो घाव पूरी तरह से भर जाता है। होता क्या है ऐसा? तो देखिए, एक्चुअल में होता यह है कि जहां पर भी उसको चोट लगा है, मान लो इस वाले पोर्शन में उसको चोट लग गया है, मतलब यहाँ पर इस एरिया में जितनी भी कोशिकाएं थी ना, वो कोशिकाएं उसकी मर गई। उसको चोट लग गया, मतलब इस एरिया में जितनी भी कोशिकाएं थी उतनी कोशिकाएं इसकी मर गई। अब उस कोशिका के अंदर क्या होता है? विभाजन का गुण होता है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा कोशिका वहां पर, जैसे देखिए ये है आपका हाथ वाला हिस्सा, रेड कलर क्या दिख रहा है आपको? एक बार कमेंट करके बताएंगे, रेड कलर क्या दिख रहा है सभी बच्चों को? देखिए, मान लीजिए ये है आपका हाथ वाला पोर्शन, ठीक है, किसी बच्चे को खेलते खेलते हाथ में लग गया चोट। अब इस एरिया में उसको चोट लग गया है, जाकर चक से हाथ उसका पड़ा और इतना वाला जो एरिया है ना, वो उसकी चोट पड़ गई, चोट लग गई उसको। कैसे चोट लगी? तो इस एरिया में जितने भी उसके कोशिकाएं थी, मान लो यहाँ पर 5 कोशिकाएं थी, 6 कोशिकाएं थी मान लेते हैं हम, है ना,
तो इसमें से जो इसका 4 ठो कोशिका है ना वो मर गया, चोट लगी तो मर गया, यहाँ पर टूटने उठने वाला कोई सिस्टम नहीं होता, वो सीधा मर गया। तो मरने से ही वहां पर क्या बन गया, फिर आपका घाव बन गया। और उसी घाव में आप जब रोज दवाई लगाते जाते हैं ना, तब धीरे 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 करते वो भरने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो जो घाव है आपको पूरी तरह से भर जाता है। क्यों भरता है पता है आपको? क्योंकि ये जो कोशिका होता है ना, इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यहाँ पर 4 कोशिका ही मरा था ना, 2 तो बच गया था। तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, विभाजन कर लेते हैं, और यह जो एरिया है वो जितना कोशिका को अपने अंदर रख सकता है उतना कोशिका फिर से निर्मित कर देते हैं। तो यही जब कोशिका फिर से निर्मित हो जाती है, तब आपका जो घाव चोट लगा हुआ था वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन इसी को कहा जाता है। अब बच्चे समझना, जैसे ये वाला जो एरिया है ना, इसकी क्षमता है कि यह सिर्फ 4 कोशिका ही यहाँ पर अपने अंदर में ले सकता है। ठीक है, ये जो जगह है, हमारा हाथ वाला जो हिस्सा टूटा हुआ था, जहां पर चोट लगा हुआ था, उसकी क्षमता है कि इतने एरिया में वो सिर्फ अपने अंदर 4 कोशिका को ही रख सकता है। लेकिन क्या होता है, ये तो सेल डिवीजन करने लगते हैं ना, अपना विभाजन करने लगते हैं। तो मान लो इन कोशिकाओं ने अपना विभाजन किया और विभाजन करके एक और कोशिका एक्स्ट्रा बना दिया, एक और कोशिका एक्स्ट्रा बना दिया, तो मान लो खूब से खूब ये 50 कोशिका को और एडजस्ट कर लेंगे कि जितना इनकी क्षमता है उससे 50 कोशिका और ये एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर 5000 कोशिका बन गया फिर, या 50,000 कोशिका बन गया फिर, तो जब इसकी क्षमता से ज्यादा यहाँ पर कोशिका बन जाती है ना, तब होता है आपको कैंसर। आया समझ में? तब उसी स्थिति में होता है आपका कैंसर। फिर जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर करता क्या है कैंसर के इलाज में, यही जो आपका एक्स्ट्रा कोशिका बना होता है ना, उसको फोड़ता है, उसको मारता है, और उसको उसकी लेवल तक लेकर के आता है जितनी उसकी क्षमता होती है, तब जाकर के बच जाता है भाई। तो जिसने कोशिका जिसका ज्यादा नहीं हो पाया है वो बच जाता है, क्योंकि उसको फोड़ फोड़ करके क्या कर दिया जाता है, उसके लेवल तक ले आया जाता है। लेकिन जहां कोशिका विभाजन इतना ज्यादा हो रखा है कि आप उसको ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं कर पा रहे, फिर तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता ना। आया समझ में? तो ये होता है कोशिका विभाजन और ये होता है कैंसर। तो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ब्रेन में कैंसर होता है, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आया है कि ब्रेन में कैंसर होता है। सब के सब चले जाओगे लंबे से। अभी भी समय है, मेरा बायोलॉजी वाला क्लास ज्वाइन कर लीजिए, बायोलॉजी की क्लास चल रही है। बहुत लंबे से चले जाओगे नहीं तो, जहां पर बिल्कुल डीपली आपके भेजे में सीधा वो चीज को बिठा दिया जाता है, जहां आप जिंदगी में नहीं भूल सकते उन चीज को। इस प्रकार से हमारे यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है। उसके लिए जरूरी है एप्लीकेशन में जाइए, जो भी क्लास आपको ज्वाइन करना है जिसमें आपका बायोलॉजी का सिलेबस हो वो आप ज्वाइन कीजिए। चाहिए तो आप सीजीपीएससी भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या ब्रेन में कैंसर होता है, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है कि बिल्कुल ब्रेन में कैंसर होता है। गलत है, ब्रेन में कैंसर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन ही नहीं होता है। आ गया समझ में? ऐसा कौन सा जगह है जहां जन्म से सिर्फ 21 कोशिका होती है, तो वो आपका ब्रेन है। जहां जब से आप जन्म लिए और जब आप मरेंगे तब तक सिर्फ एक ही कोशिका होती है, क्योंकि वहां ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता। जैसे मान लो बाकी जगह आपका चोट लग भी गया, तो बाकी जगह आपका चोट लगता है, आप ठीक भी हो जाओगे। रीजन ये कि उस जगह की जितनी भी कोशिका मरी होगी ना, वो लोग विभाजन करके अपना फिर से बना लेंगे। लेकिन डॉक्टर कहते हैं ना कि सिर में बस चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंसान को अगर सिर में चोट लगेगा वो नहीं बच सकता, वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर एक बार वहां पर आपकी कोशिका मर गई, मतलब विभाजन नहीं हो पाएगा, और विभाजन नहीं हो पाएगा, आप जिंदा कैसे रहोगे? क्योंकि कोशिका हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और ये सब आपको पता चल गया होगा। इसी यहाँ से याद रखेंगे कि कभी भी ब्रेन में कैंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैंसर वहां होता है जहां कोशिका विभाजन होती है, और हमारा ब्रेन एक ऐसा जगह है जहां कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। आ गया सबको समझ में? हाँ जी, ठीक है। चल, तो अब अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये पता तब होंगे जब आप पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई तब करेंगे जब पढ़ने का मूड हो। जब आप मेरी क्लास में आओ तो सही, मूड ऑटोमेटिक बनेगा आपका पढ़ने का। आ गया समझ में? अगर कुछ करना है बच्चे तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ये तो आप लिख करके लीजिए। चाहे आप मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब कैसे पढ़ा जाए, तो हमारे यहाँ बिना फॉर्मूला का मैथ्स पढ़ाया जाता है। आपको ये चीज मैं बता दूं, बिना फॉर्मूला का मैथ्स पढ़ाया जाता है। आपको चाल दूरी समय पढ़ना है, नहीं याद करना पड़ेगा आपको कि चाल बराबर दूरी गुनी समय होता है, या समय बराबर चाल बटा दूरी होता है। कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, बिना फॉर्मूला का मैथ्स पढ़ाती हूँ मैं, जहां फॉर्मूला रखने का कोई झंझट ही नहीं है। सिर्फ आपके भेजे में घुसाया जाता है चीजों को, आपके सोचने की का जो टेक्निक है उसको चेंज किया जाता है। आगे समझ, हर एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहे, हर एक सब्जेक्ट आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। खैर ये डेमो क्लास है, आप इसको देखकर ही समझ जाएंगे कि किस किस प्रकार से हमारे यहाँ क्लास लिया जाता है। क्लियर है? बाकी यूट्यूब में और भी वीडियो आपके लिए रखे गए हैं, वहां से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं
कैल्शियम की कमी की तरफ। देखिए, शरीर की हर कोशिकाओं के लिए कैल्शियम जरूरी है या हड्डी और दांतों की जरूरी पोषण देता है। कैल्शियम की कमी से दिल, मांसपेशी एवं नशे में सही से काम नहीं कर पाती। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा? आपका हार्ट सही से काम नहीं कर पाएगा, आपकी मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाएंगी, इसके अलावा आपके हाथ की जो नसें होती है ना, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस? बच्चे, इसमें ये होता है कि आपकी जो हड्डियां है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। अगर टूट गई तो उसको निर्मित होने में काफी समय लगता है। अगर एक बार किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो बिल्कुल आप इलाज करवाएंगे, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कंपलसरी ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। ये होता है, हड्डियों से संबंधित होता है ये बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी कमी पूरी करने के लिए डाइट में हड्डी वाली भी मछली आती है क्या? अब वो तो खाने वाले जानेंगे भाई। ठीक है, तो हड्डी वाली मछली, डेयरी प्रोडक्ट, हरी सब्जियां, ये सब आपको शामिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है, पानी में नहीं, याद रखेंगे, वसा में घुलनशील है ये स्वस्थ त्वचा, दांत, हड्डी और कोशिका झिल्ली को बनाए रखने में यह विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोशिका जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। एक होता है आपका कोशिका झिल्ली और एक होता है कोशिका दीवार, जिसको आप कोशिका भित्ति कहते हैं। तो बच्चे इस पॉइंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है या फिर जंतु कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इस क्वेश्चन को लेकर बच्चे इतना ज्यादा हेडेक हो जाता है, कोई टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। बस एक पॉइंट याद रखना, जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है ना, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, और जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं होती है ना, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जैसे अपना एग्जाम्पल लो, मनुष्य का एग्जाम्पल लो। मनुष्य अगर बारिश में भीगने जाएगा, रेनकोट पहन लेगा, सुरक्षा हो गई उसकी। ठंड लग रही है, स्वेटर पहन लेंगे। गर्मी लग रही है, हम सूती कपड़ा पहन लेंगे। बारिश हो रही है, छाता ले लेंगे। मतलब जो मनुष्य है वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। जानवर का भी ले लो, कुत्ता ठंडी आएगा तो अपने बाल खड़े कर लेता है ताकि उसको ज्यादा ठंडी ना पड़े। बारिश होती है तो दौड़ करके अपने घर में जाकर के छिप जाता है। ये सारे गुण होते हैं, मतलब जो एनिमल किंगडम में आते हैं। आपके जानवर हो गए और आपके जो मनुष्य हो गए, ये अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो कोशिका भित्ति मतलब होता है एक्स्ट्रा केयर, आपको अलग से एक एक्स्ट्रा केयर दिया जाएगा, हमको नहीं एक्स्ट्रा केयर की जरूरत। इसी कारण से हम लोगों में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। लेकिन वही अगर मैं बात कर दूं पादप कोशिका की, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों की बात हो रही है। पेड़ पौधों को क्या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। जब बारिश होगा तो क्या पेड़ पौधे दौड़ते दौड़ते अपने घर जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। क्या वो रेनकोट पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। धूप आएगी तो क्या छाता रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ठंडी लगेगी तो क्या ब्लैंकेट ओढ़ सकते हैं? नहीं ओढ़ सकते। इसी वजह से पेड़ पौधों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, और जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ गई उनमें आपको कोशिका भित्ति मिल जाएगा। क्योंकि कोशिका भित्ति है क्या? इसी को सेल वॉल कहा जाता है। मतलब कोशिका भित्ति होती ही उसमें है जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। खत्म टेंशन। आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलोगे तुम इस क्वेश्चन को, क्योंकि पढ़ने का तरीका होना चाहिए और पढ़ाने का भी तरीका होना चाहिए। रटना तो हर कोई सिखाता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में पाया जाता है, कोई भी पढ़ा देगा, पुस्तक में ही लिखा है। लेकिन आपको समझ आए ऐसा पढ़ना जरूरी होता है। आ गया समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो स्वस्थ त्वचा, दांत, हड्डी और कोशिका झिल्ली को बनाए रखने में विटामिन बहुत जरूरी होता है। आंखों के लिए भी यह जरूरी है। इसकी कमी से लोगों को कम दिखाई देने लगता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से लोगों को कम दिखाई देने लगता है। इसकी कमी का असर इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। आर्गन, मीट, फिश, लिवर ऑयल, शकरकंद, गाजर, पत्तेदार हरी सब्जी, ये सारा कुछ खा करके अपने डाइट में आप शामिल करके इससे बच सकते हैं। लास्ट है आपका मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? तो देखिए, हड्डी व दांतों की संरचना के लिए यह बहुत जरूरी होता है। हड्डी व दांतों की संरचना के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हृदय रोग, बेचैनी, मांसपेशियों में दर्द, इस टाइप की बीमारियां हो जाती है। किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। इसकी कमी को पूरा करने के लिए डाइट में आप साबुत अनाज प्रयोग कर सकते हैं, सूखे मेवे खा सकते हो, डार्क चॉकलेट खा सकते हो। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जी तो सबके लिए, वन मैन आर्मी है भाई, हरी पत्तेदार सब्जी ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जी ऐड करो, सैलेड ऐड करो। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना बच्चे? चुकंदर खाओ। तो ये आपके डाइट को सही करती है, साथ साथ आपके शरीर की भी सुरक्षा करती है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं कि क्या होता है, क्या से क्या होता है। क्लियर है?